आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कौटिल्य क्लासेज हाजीपुर में। आप सभी का स्वागत है बिहार करंट अफेयर्स के सीरीज़ 2 में। नवंबर 2023 के फर्स्ट वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिसे आप लोग देखिए, और आज हम लोग नवंबर 2023 के सेकेंड वीडियो लेकर आए हैं जिसमें बिहार में आयोजित की जाने वाली बीपीएससी 70वीं, बीपीएससी टीचर, बीपीएससी हेडमास्टर आदि प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिहार एसआई, बिहार एसएससी, बिहार पुलिस के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। आप देख सकते हैं आज सेकेंड सीरीज का पहला पॉइंट है खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार पुरस्कृत। देखिए, फूड प्रोसेसिंग का जो कार्य चल रहा है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी राज्य या देश कृषि पर आधारित है वहाँ पे फूड प्रोसेसिंग का प्लांट लगाया जा रहा है और उसके लिए कई सारी योजनाएं चलाई जा रही है, केंद्र सरकार के द्वारा भी और राज्य सरकार के द्वारा भी। तो खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए बिहार पुरस्कृत हुआ है। कहाँ पे? तो ये कार्यक्रम चल रहा था, आपको देखिए यहाँ पे उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव पॉन्डरिंग जो थे उन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। किसने पुरस्कार दिया है? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया। 5 नवंबर 2023 को वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो चल रहा था, 2023 का आयोजन हुआ है दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। यानी वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का आयोजन हुआ था दिल्ली प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। उसमें उद्योग विभाग के जो अपर मुख्य सचिव हैं संजीव पॉन्डरिंग साहब और केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पीके पारस भी मौजूद थे, और द्रौपदी मुर्मू ने यह पुरस्कार दिया है उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव संजीव पॉन्डरिंग को और खाद्य प्रसंस्करण निदेशक विवेक रंजन मैत्रेय जी को। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण योजना के द्वारा में यह पुरस्कार दिया गया है। इस कार्यक्रम जो योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, केंद्र सरकार द्वारा, उसमें बेहतर प्रदर्शन करने के चलते इन्हें यह पुरस्कार दिया गया है। आप सभी लोग जानते हैं कि भारत को पशुपति पारस जी भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। पशुपति पारस जी कौन है? तो केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं पशुपति कुमार पारस जी, जो हमारे हाजीपुर के लोकसभा सदस्य हैं, और इन्होंने कहा है कि भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में सामने रखना है, ये उद्देश्य है। यानी दुनिया की खाद्य टोकरी करने मतलब दुनिया भर में ऐसे यहाँ पे खाद्य उत्पादन करना है जो दुनिया में लोग खा सके, यानी भारत को दुनिया के खाद्य टोकरी के रूप में सामने लाना है, ये पारस जी कहे हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित कर चुकी है यूएनओ। मोदी जी के प्रयास से, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयास से आप जानते हैं कि वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया जा चुका है, जिसमें मोटा अनाज कौन कौन हो सकता है? तो मोटा अनाज में 8 अनाज को ये मान्यता दिया गया है: बाजरा, ज्वार, रागी, कंगनी, कुटकी, कोदो, सांबर और चेना। ये सब 8 खाद्य हैं जो मोटा अनाज है। इसको बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने यूएनओ से रिक्वेस्ट किया था, और यूएनओ ने इनके रिक्वेस्ट पर वर्ष 2023 को संयुक्त राष्ट्र ने मोटा अनाज का वर्ष घोषित किया है, जिसमें मोटा अनाज को बढ़ावा देना है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण न्यूज़ है। आप सभी लोग जान लीजिए कि मोटा अनाज का वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया है। तो 2023 को किसने घोषित किया है? तो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में। इसमें क्या करना है? तो मोटा अनाज को बढ़ावा देना है खेती पर और खाने पीने पर, ताकि स्वस्थ रहते लोग, क्योंकि ये जो मानव शरीर के लिए काफ़ी गुणकारी होता है ये मोटा अनाज। मैं एक बार एक इंटरव्यू देख रहा था भोजपुरी सिनेमा के स्टार जो है खेसारी लाल यादव जी का। उन्होंने कहा था एक इंटरव्यूअर को कि मेरी सासू माँ क्या करती हैं, बताए थे वो कि 6 कट्ठा ज़मीन में बाजरे की खेती सिर्फ मेरे लिए करती हैं, और मैं बाजरे की रोटी मुंबई में बैठकर खा रहा हूँ इसी वजह से। तो समझ सकते हैं कि जो बड़े बड़े स्टार हैं जिन्हें काफ़ी मेहनत करना पड़ता है वो लोग मोटा अनाज खाते हैं, और जो लोग इस बात को नहीं समझते हैं वो वेस्टर्न फूड खा के और स्वास्थ्य को ख़राब कर रहे हैं। इसलिए आप सभी लोग, हम सभी लोग मोटा अनाज पर ज़्यादा से ज़्यादा जोर दें ताकि शरीर स्वस्थ रहे। तो चलिए, दूसरा अंत यही है कि खाद्य प्रसंस्करण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए बिहार पुरस्कृत। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुरस्कार प्रदान किया था। वर्ल्ड फूड इंडिया एक्सपो हुआ था आयोजन दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। उद्योग विभाग के अपर मुख्य सचिव कौन थे? संजीव पॉन्डरिंग। हर विभाग के अपर मुख्य सचिव होते हैं, जैसे अभी शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं आपको के पाठक जी, काफ़ी चर्चा में रहते हैं शिक्षा सुधारों को लेकर के। उसी तरह से हर विभाग के सचिव होते हैं। और पशुपति पारस जी केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हैं, वह भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे, चूँकि उन्हीं के विभाग से संबंधित है ये चीज़। अगला हम लोग देखते हैं अगला न्यूज। बिहार में 40 साइबर थाने की व्यवस्था की जाएगी। 40 साइबर थाना। साइबर अपराध पर आप जानते हैं कि अब अपराध का स्वरूप बदल गया है। अब साइबर अपराध हो रहे हैं, यानी कि मोबाइल से या कंप्यूटर से हैक करके अकाउंट पैसा लूट लिया जा रहा है, या साइबर अपराधी बहुत ज़्यादा मात्रा में हो चुके हैं। तो अब कंट्रोल करने के लिए उस तरह का थाना चाहिए था, इसलिए बिहार में 40 साइबर थाने की स्थापना की गई है। और ये 40 साइबर थाने साइबर अपराध पर अंकुश लगाना है। सामान्य अपराध के लिए तो सामान्य पुलिस स्टेशन है ही, तो साइबर अपराध पर रोक लगाने के लिए कैसा थाना चाहिए? साइबर थाना चाहिए।
तो उसको कौन गाइड कर रहा है, यानी उसको नियंत्रण में, किसके नियंत्रण में काम करता है? तो EOU, इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट, यानी आर्थिक अपराध इकाई जो बिहार की है। जैसे ED पूरे देश में है, वैसे बिहार में EOU काम करती है, यानी बिहार के राज्य में किसी तरह का जो आर्थिक अपराध होता है उसको देखती है EOU, उसको पकड़ती है अपराधियों को। तो उनके ADG है नैयर हसनैन खान, और ये नोडल इकाई है, यानी साइबर थाना जो 40 है उसके नोडल इकाई हैं आपको EOU, यानी इसे ही रिपोर्ट करना है उन थानों को। दर्ज मामले की संख्या, यानी कितना मामला दर्ज हुआ है, उनकी प्रकृति कैसी है, छापेमारी कितना हुआ है, किस मामले में क्या कार्रवाई की गई है, तो ये सारे चीज़ ये जो EOU को ये करती है, साइबर थाना रिपोर्ट करती है। अब यह जान लेना जरूरी है कि पूरे देश में सबसे पहला साइबर थाना कहाँ स्थापित हुआ था। फ्रेंड्स, पूरे देश में सबसे पहला साइबर थाना स्थापित करने वाला राज्य है, पहला राज्य है आपको कर्नाटक। कर्नाटक के बेंगलुरु में भारत का पहला साइबर अपराध के लिए भारत का पहला पुलिस स्टेशन स्थापित किया था। कर्नाटक के बेंगलुरु में कब किया गया था? 2001 ईस्वी में किया गया था। तो ये बहुत महत्वपूर्ण न्यूज़ है। भारत में सबसे पहला साइबर थाना कहाँ बना है? कर्नाटक के बेंगलुरु में। और बिहार में कितने साइबर थाने खोले गए हैं? तो 40 साइबर थाने खोले गए हैं। किसके नियंत्रण में? तो इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट के नेतृत्व में। यही नोडल इकाई है इन थानों की। अगला न्यूज़ है पराली जलाना। अभी जानते हैं कि धान की खेती हो रही है, धान की खेती कटनी हो रही है, और धान की खेती कटने के बाद फसल जब काट के किसान ले आते हैं तो उसमें जो भी अवशेष बचते हैं उन सभी को जला देने की घटना को ही कहते हैं पराली जलाना। तो ये बहुत ही अभी के समय में पर्यावरण को नुकसान देने जा रहा है, नुकसान करा रहा है। तो उस पर संबंधित एक न्यूज़ चर्चा में भी रहा है। बिहार में सबसे ज़्यादा पराली जलाया जाता है रोहतास में। पिछले 4 वर्षों में सबसे ज़्यादा घटना मिली है। 471 किसानों को देखा गया है कि उन्होंने पराली जलाया है। कैमूर सेकंड स्थान पर है, बक्सर थर्ड स्थान पर है। पराली या अन्य फसल अवशेष जलाने से मृदा की उर्वरता क्षमता नष्ट हो जाती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं। यानी किसान, अभी धान की खेती हुआ है, जब लोग फसल ले जाएंगे तो जितना बचता है ना अवशेष धान के फसल के, वो सब जला देते हैं खेत में ही। इसी घटना को बोलते हैं पराली जलाना। इससे प्रदूषण ज़्यादा फैल रहा है। आजकल जो दिल्ली और नोएडा के आसपास जो स्थिति बन गई है, पर्यावरण बहुत ख़राब हो चुका है। धुंध और कोहरा दिन भर छाया रहता है, वो इसी पराली का ही असर है। यूपी सरकार पर आरोप लगाते रहती है, यूपी पर आरोप लगाती है दिल्ली की सरकार कि वहाँ से पराली जलाने की घटना ज़्यादा होती है। वो वहाँ से धुआँ उठ कर दिल्ली आ जाता है और दिल्ली को प्रदूषित कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान है। पराली दहन से क्या निकलता है? कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। अगर पराली जलाई जाती है तो निकलता है कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसी जहरीली गैसें निकलती है। और सरकार क्या कर रही है? किसानों को समझा रही है कि आप इसको मत जलाइए, हम आपके यहाँ से इनको उठा लेंगे। यानी पराली जो बच जाता है उसको उठा करके उसका यूज कहाँ करेंगे? तो चीनी मिल में यूज करेंगे, थर्मल पावर स्टेशन में यूज करेंगे, इथेनॉल प्लांट में यूज करेंगे जलाने में। और इसका उपयोग करके हम जो खेतों में जलाते हैं उसके प्रदूषण से बच सकते हैं। तो ये पराली जलाने की घटना भी बहुत ध्यान में रखना है। काफ़ी चर्चा में रहता है, क्योंकि पर्यावरण को नुकसान जब होता है तो इससे एग्जामिनेशन में प्रश्न बनते हैं। तो पराली जलाने की घटना क्या हुई समझ गए? पराली या अन्य फसलों के अवशेष, पराली मुख्यतः धान का जो बचा हुआ होता है खेत में अवशेष उसे होता है, लेकिन अन्य फसलों के अवशेष भी लोग जलाते हैं, तो इसे बोलते हैं पराली जलाने की घटना। और अन्य फसल के अवशेष जलने से मृदा की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है, नाइट्रोजन खत्म हो जाता है, खेत के फास्फोरस खत्म हो जाती है, नष्ट हो जाती है, पोटेशियम एवं अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व नष्ट हो जाते हैं और खेत की उर्वरता शक्ति समाप्त हो जाती है। तो ये समझना है किसानों को। आप सभी लोग समझाइए किसानों को कि पराली मत जलाइए। एक व्यवस्था बनी हुई है जिसके तहत आप कृषि विभाग को ये पराली दे सकते हैं, आपको पैसा भी मिलेगा उसका। नेक्स्ट न्यूज है जातीय और आर्थिक सर्वे रिपोर्ट बिहार विधानमंडल में प्रस्तुत व पारित। आज़ादी के बाद बिहार ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने अपने यहाँ जातीय सर्वे कराया है और आर्थिक सर्वे करवाया है और उसका रिपोर्ट भी पेश कर दिया है। और बिहार विधानमंडल में प्रस्तुत करके उसको ये पास भी करा लिया गया है उससे। तो इस तरह से इसके पूर्व संयुक्त बिहार में, बिहार, झारखंड और उड़ीसा में 1931 में जातीय गणना करवाई गई थी। यानी उतना आज़ादी के बाद पहला राज्य हुआ जो जाति और आर्थिक गणना करवाया है। चलिए नेक्स्ट, इस पर विस्तृत रिपोर्ट हम तैयार कर रहे हैं। इस पर एक वीडियो लाएंगे ये जाति और आधारित गणना के रिपोर्ट पर। और रिपोर्ट के आधार पर ही आप सभी जानते हैं कि आरक्षण दिया गया है बिहार में, जो कि 75% हो चुका है और 25% सामान्य के लिए। इन सब चीज़ों पर विशेष जानकारी हम बहुत जल्द देने वाले हैं। जाति रिपोर्ट, जाति और आर्थिक गणना रिपोर्ट और आरक्षण पर। तो हमारे वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे, हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। चैनल अब सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब चलिए नेक्स्ट और लास्ट है आज का न्यूज। विधान परिषद में नए नेता प्रतिपक्ष बन गए हैं हरीश सहनी। मैंने पिछले करंट अफेयर्स में चर्चा किया था कि बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता हैं
आपको बिहार प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष जी सम्राट चौधरी जी, लेकिन अब उनके जगह पे बिहार विधान परिषद में विपक्ष के नेता बन गए हैं हरीश सहनी जी। विधान परिषद के सभापति कौन है? विधान परिषद सभापति देवेश चंद्र ठाकुर हैं। देवेश चंद्र ठाकुर जी हैं। विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? अवध बिहारी चौधरी। ये भी ध्यान रखना है, अवध बिहारी चौधरी। विधानसभा में विपक्ष के नेता कौन है? विजय कुमार सिन्हा जी। और विधानसभा के नेता कौन आते हैं? तो मुख्यमंत्री जी। ये ध्यान रखना है इन सब चीज़ों को। तो हरीश सहनी जी बन गए हैं विधान परिषद में विपक्ष के नेता, और विधानसभा में विपक्ष के नेता है विजय कुमार सिन्हा। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। सम्राट चौधरी जी चूँकि प्रदेश अध्यक्ष हैं तो उन्हें इस जिम्मेवारी से मुक्त कर दिया गया है। चूँकि एक साथ 2 पद पर रहने की जो व्यवस्था है वो उतना अच्छा से कारगर नहीं होती है, इसलिए सम्राट चौधरी जी को प्रदेश अध्यक्ष के रूप में फुल्ली कार्य करने के लिए छोड़ दिया गया है। और विधान परिषद में विपक्ष के नेता बन गए हैं हमारे हरीश सहनी जी, बीजेपी के हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। विधान परिषद सभापति देवेश चंद्र ठाकुर जी, विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी और विधानसभा विपक्ष के नेता विजय कुमार सिन्हा। तो पहला करंट अफेयर्स का ये सेकेंड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो आ चुका है पहले से ही, ये सेकेंड वीडियो है। और बहुत जल्द हम बिहार जाति आधारित जनगणना और सर्वे, उसका रिपोर्ट क्या हुआ, कितना क्या है, और फिर आरक्षण कैसे किस तरह से दिया जाता है, ये चीज़ हम बहुत जल्द आपको लेकर आएंगे। धन्यवाद।